नमस्कार दोस्तों, साथी संदेश लाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ गगन जैन जी मौजूद है और ये जीएसटी एक्सपर्ट है। इस वर्ष में 1 जुलाई को जीएसटी को लागू हुए 8 वर्ष हो जाएंगे। आज इस जीएसटी के 8 वर्ष के सफर पर हम कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे। हमारे साथ जो गगन जैन जी है, जीएसटी एक्सपर्ट, ये बताएंगे कि जीएसटी का अब तक का ये 8 सालों का सफर कैसा रहा है और क्या क्या दिक्कतें आई हैं, कितने विरोध हुए हैं, किन लोगों ने इसे अपनाया है और कौन लोग अभी भी सकते में हैं, परेशान हैं और समझ नहीं पाए हैं कि जीएसटी है क्या। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। तो 1 जुलाई को सर हमारा जीएसटी को इम्प्लीमेंट हुए ऑलमोस्ट 8 साल हो जाएंगे। इस 8 साल की इम्प्लीमेंटेशन में अगर हम देखें तो बहुत सारे बेनिफिट्स बिजनेसमैन को ज्यादा हुए हैं, टैक्स पेयर्स को ज्यादा हुए हैं, क्योंकि प्री जीएसटी की हम बात करें तो बहुत सारी चीजों के हमें गुड सप्लाईज के ऊपर में इनपुट्स अवेलेबल नहीं होते थे, लेकिन जीएसटी एप्लीकेबल होने के बाद वो इनपुट अवेलेबल होना चालू हो गए। पहले सर्विस टैक्स और वैट 2 पार्ट में इनडायरेक्ट टैक्सेशन डिवाइड था, लेकिन जीएसटी आने के बाद ऑलमोस्ट एक ही टैक्सेशन होने से ये सरलीकरण हो गया है। हम बात करें अगर जीएसटी की सफलता की, तो बहुत हद तक गवर्नमेंट ने कोशिश की है कि चीजों को आसान किया जाए। टैक्सेशन कलेक्शन जो है ऑलमोस्ट हाई हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग कहीं ना कहीं हमारी इंक्रीज हुई है और कहीं ना कहीं हम एक समृद्ध देश की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छी जानकारी। सर, जीएसटी अभी भी कुछ लोगों की समझ से बाहर है और अपने आप को जीएसटी को लेकर के ठगा हुआ महसूस करते हैं। कौन सा ऐसा वर्ग है जो जीएसटी का फायदा उठा रहा है, जिसे फायदा मिल रहा है, और कौन सा ऐसा वर्ग है जो अब भी जीएसटी से अनजान है और फायदा नहीं मिल रहा? देखिए सर, मैं इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो टैक्सेस बेसिकली 2 तरीके से होते हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स की अगर हम बात करें तो ये सीधा एक पर्सन की जेब से लगने वाला टैक्स है, जिसका वो कंपनसेशन दूसरे से नहीं ले सकता, यानी कि वो टैक्स बेसिकली आपका पर्सनल टैक्स लग रहा है। लेकिन अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो ये इनडायरेक्ट टैक्स अल्टीमेटली पास ऑन करने वाला टैक्स है। सपोज मैंने किसी पर्सन से कोई मटेरियल परचेज किया, मुझे उसका इनपुट मिलेगा और मैं ट्रेडर हूं, तो मैं क्या करूंगा, जो जिस भी पर्सन को मैं वो प्रोडक्ट सप्लाई करूंगा उससे मुझे वो टैक्स वापस कंपनसेट हो जाएगा एंड लाइकवाइज वो आगे बढ़ेगा। पर अल्टीमेटली जो एंड यूजर है वो अगर अनरजिस्टर्ड है तो हाँ, उसको थोड़ी तकलीफ तो होती है, क्योंकि टैक्स के परसेंटेज अलग अलग हैं। जिसमें 5% है तो हो सकता है कि एक बार वो नेग्लेक्ट कर ले, पर जिस आइटम के ऊपर में 18% तो 28% है तो उसे लगता है कि अगर मैं 1000 रुपए की चीज ले रहा हूँ तो 180 रुपए जो मेरी जेब से लग रहा है और जो मुझे इसका बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है, उसके कारण तो बिल्कुल हर किसी आम आदमी को ये लगता है कि मुझे ठगा गया है। पर चूंकि ये इनडायरेक्ट टैक्स है तो इसका रूल ही ऐसा है कि एंड यूजर से ही इसको लिया जाएगा। बिजनेसमैन की हम बात करें तो बिजनेसमैन को इसलिए इसमें फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो एंड यूजर से अपने प्रोडक्ट का जो जीएसटी उसने पे किया था परचेज के समय वो रिकवर कर लेता है। तो इसमें अगर हम देखें और तो जॉब क्लास वाले लोगों को मेनली इफेक्ट होता है। फार्मर्स की बात करें तो एक फार्मर क्लास, जो कि हम बोलते हैं कृषि प्रधान देश है एक भारत हमारा, और फैक्ट में है, तो जब किसान की जेब से 18% जाता है, 28% जाता है, जब जॉब क्लास वाला पर्सन, क्योंकि उसकी सैलरी लिमिटेड है, उसको महीने का अगर 10,000 मिलना है तो 10,000 ही मिलेगा, अगर महीने का 15,000 मिलना है तो 15,000 मिलेगा, तो उसको कहीं ना कहीं ये तकलीफ जरूर होती है कि मेरे जेब से 18% और 28% लग रहा है। इसीलिए कई बार उधर से स्वर उठते हैं कि टैक्स रेट को कम किया जाए। सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि टैक्स रेटों को कम किया जाए, इसीलिए जब भी काउंसिल मीटिंग्स होती है तो सरकार की कोशिश रहती है हम प्रोडक्ट के रेट्स को डाउन करें। कभी कभी ऐसा होता है कि जिस प्रोडक्ट में गवर्नमेंट को लगता है कि ये लग्जरी गुड्स है तो गवर्नमेंट कोशिश करती है कि उस पर टैक्स रेट या तो स्टेबल रखती है या उसमें बढ़ाने की कोशिश करती है। पर आम आदमी के लिए गवर्नमेंट की हमेशा यही कोशिश रहती है कि टैक्स रेट को लोअर किया जाए। क्या बात है, बहुत अच्छी जानकारी है दोस्तों। आपको ये जानकारी जरूर फायदा पहुंचाएगी। सर, हम वर्गों की बात कर रहे थे कि किस वर्ग को फायदा मिल रहा है, किस वर्ग को नहीं मिल रहा है। इसमें एक वर्ग आता है ट्रांसपोर्टर। ट्रांसपोर्टर कैसे आते हैं जीएसटी के दायरे में? सर, ट्रांसपोर्टर के केस में 2 तरीका है बेसिकली। एक होता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, एक होता है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म।
मैं शॉर्ट में अगर बोलूं तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में ट्रांसपोर्टर वो लाइबिलिटी शिफ्ट कर देता है टू द सर्विस रिसीवर। वो जीएसटीआर 1 में अपनी रिटर्न फाइल करते समय जिसको उसने सर्विस दी है उसका नाम डिक्लेयर करता है, आरसीएम सिलेक्ट कर देता है, एंड देयरफॉर उसके स्क्रीन में वो चीज रिफ्लेक्ट होने लगती है और सर्विस रिसीवर को उसका पेमेंट करना रहता है। लेकिन अगर हम बात करें फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म की तो उसमें दो क्राइटेरिया है, एक है 5% क्राइटेरिया, एक है 12% क्राइटेरिया। 5% क्राइटेरिया में अगेन ट्रांसपोर्टर सर्विस रिसीवर से जिसका उसने माल ट्रांसपोर्ट किया है उससे वो 5% कलेक्ट करता है एंड डायरेक्टली वो गवर्नमेंट को 5% का पेमेंट कर देता है। इसमें उसे किसी भी प्रकार का कोई भी इनपुट अवेलेबल नहीं होता है। सेकंड, गवर्नमेंट ने बोला कि अगर आप एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन चला रहे हैं या ट्रांसपोर्टेशन में अगर आप बहुत बड़े सेगमेंट पे काम कर रहे हैं तो आपके पास ऑप्शन है कि आप चाहें तो सिंगल ट्रक या मल्टीपल ट्रक जब आप खरीदते हैं तो आप उसका इनपुट ले लीजिए और जो भी आप आउटवर्ड सर्विसेज देंगे ट्रांसपोर्टेशन की उसमें आप 12% पे करिए। तो इस केस में आपको इनपुट अवेलेबल हो जाता है। तो डिस्टिंक्शन यही है, 5% में आपको इनपुट अवेलेबल नहीं होता है और 12% में आपको इनपुट अवेलेबल होता है, जो कि आप सामने सर्विस रिसीवर से 12% कलेक्ट करेंगे और गवर्नमेंट को आप अपनी आईटीसी से पेमेंट कर सकते हैं, जो आपके पास आईटीसी अवेलेबल होगा। क्या बात है। ट्रांसपोर्टर किस तरह से आते हैं और उनको किस तरह से जीएसटी देना पड़ता है आपने सुना। सर, आम जनता की फिर से मैं एक बार बात करूंगा। आम जनता हो चाहे विपक्ष की बात कर लेते हैं, देश के विपक्ष की बात जिनके सुर में सुर मिला के जनता भी बोल रही है कि खाने पीने की चीजें, रोजमर्रा के जो जरूरत की चीजें हैं, दूध हो गए, दही हो गए, मक्खन हो गए, इन सब चीजों पे भी जीएसटी। क्या सच्चाई है सर, क्या बात है, ये बताइए। व्यूअर्स को मैं ये बताना चाहूंगा कि देखिए, सबसे पहली बात अगर हम मिल्क की करें तो फ्रेश मिल्क पे किसी भी प्रकार का कोई जीएसटी नहीं है। हाँ, अगर हम मिल्क को प्रोसेस करते हैं और फिर पैकेज करके बेचते हैं तो उसके ऊपर में डेफिनेटली 5% एप्लीकेबल है। लाइकवाइज घी की हम बात करें तो घी कहीं ना कहीं थोड़े से हायर टैक्सेशन रेट पर है, घी के ऊपर में जीएसटी एप्लीकेबल है। सो आम आदमी की हम बात करें तो कंज्यूमेबल्स के ऊपर में तो जीएसटी एप्लीकेबल है और इवन 2 साल पहले से जो प्रोविजन आया है कि गेहूं, चावल, दाल अगर उसकी पैकेजिंग 25 किलो के नीचे की है तो उसके ऊपर में भी जीएसटी एप्लीकेबल है। उसमें जो ब्रांड वाला कंसेप्ट पहले था वो ब्रांड वाला कंसेप्ट हटा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं कंज्यूमेबल आइटम्स के ऊपर में जीएसटी जो एंड यूजर्स है उसके लिए कहीं ना कहीं वो लोड तो क्रिएट करता है। बट अगेन इसके कारण गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है वो बहुत अच्छा कलेक्शन हो रहा है थ्रू आउट इंडिया। अगर हम बात करें तो बहुत अच्छा रेवेन्यू है और क्योंकि इसमें इंटरनेशनल कंपनीज भी इन्वॉल्व होती हैं। जैसे हम बात करें कि बड़े बड़े जितने भी डी मार्ट हैं और जितने भी इंटरनेशनल कंपनीज आ रही हैं तो उनके प्रोडक्ट भी कॉम्पिटिटिव रहें लोकल मार्केट से, तो उसके कारण जितने भी कंज्यूमेबल आइटम्स है उसके ऊपर में जीएसटी एप्लीकेबल किया गया है। क्या बात है सर। सर, अभी आपने बात की कि इंडिया जीएसटी वसूली में नंबर 1 है। ये जो जीएसटी लग रहा है, जो सबसे आखिरी व्यक्ति है, ये सर उसके मत्थे ही आ रहा है, क्योंकि उसके ऊपर जितने भी वर्ग हैं, जो व्यापारी वर्ग है, दुकानदार है, मैन्युफैक्चरर है, ये सब लगे हुए जीएसटी को वापस ले लेते हैं। जनता अगर इतना जीएसटी दे रही है, इंडिया में रिकॉर्ड बन रहा है, गवर्नमेंट रिकॉर्ड बना रही है, लेकिन बदले में जनता को क्या मिल रहा है? सर, इसका तो एकदम सिंपल सा आंसर है। जैसा हम बजट्स में देखते हैं तो बजट में जो हमारा फाइनेंस मिनिस्टर है अभी जैसे ऑनरेबल निर्मला सीतारमन जी हैं, तो बजट में वो डिक्लेयर करती हैं कि हमारा डायरेक्ट टैक्सेशन से रेवेन्यू इतना हुआ है, हमारा इनडायरेक्ट टैक्सेशन से रेवेन्यू इतना ही हुआ है, नेक्स्ट ईयर में हमको इतना एक्सपेक्टेड है रेवेन्यू, और उसके बेसिस पे बजट में एलोकेशन किया जाता है कि रोड्स बन रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं, हॉस्पिटल की फैसिलिटीज दी जा रही है एंड बहुत सारे ऐसे पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स वगैरह होती हैं जिसमें गवर्नमेंट कहीं ना कहीं वो पैसों को एलोकेट करती है। प्रधानमंत्री गृह हाउसिंग योजना जो चल रही है, ऐसे बहुत सारी योजना आती है जिसमें उन फंड्स का एलोकेशन किया जाता है और अगले बजट में फिर से उसको रिव्यू किया जाता है और उसके बेसिस पे उसमें इंक्रीज करना है या उसको कम करना है ये डिसाइड किया जाता है। सर, 2 चीजों की बात इसमें और करूंगा मैं।
आपने कहा जो टैक्स के पैसे होते हैं उससे देश का विकास हो रहा है। सर, समाज का वो वर्ग जो जीएसटी देता है और ऐसा कहता है कि मुझे कुछ नहीं मिलता। आपने कहा कि रोड बनते हैं, विकास होता है, सब कुछ होता है, लेकिन वो रोड जिस पर चलने के लिए हमें ही टैक्स देना पड़ता है, टोल टैक्स, यहाँ फिर से टैक्स। वो घर जो हमारे लिए बन रहे हैं हम ही को पैसा देके खरीदना पड़ता है और पूरी लागत तो सरकार ले लेती है, फिर पैसा गया कहां से? देखिए, हमको इस चीज को ऐसे समझना चाहिए। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री में है और हो सकता है कि आने वाले 2-5 साल के अंदर में हम चाइना से भी आगे निकल जाएं। तो इतनी लार्जेस्ट इकोनॉमी को संभालना सबसे बड़ा एक तो चैलेंज वाला काम है। इंडिविजुअल हर पर्सन को देखना और हर पर्सन की प्रॉब्लम को सॉल्व करना ये किसी के बस का नहीं है। ऑल्दो सरकार इसमें बहुत कोशिश करती है कि जितना हो सके लोगों के लिए बेनिफिशियल किया जाए। बट अगेन आपका जो सवाल है कि टोल टैक्स, तो टोल टैक्स की बात अगर हम करें तो देखिए, जितने गांव में रोड बन रहे हैं, डैम बन रहे हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, उस पे गवर्नमेंट कोई भी आपसे टैक्स नहीं ले रही है। लेकिन हम नेशनल हाईवे की बात करें तो नेशनल हाईवे में देखिए, जो रोड की क्वालिटी आपको मिलती है, 6 लेन 8 लेन जो आपको डायमेंशंस अवेलेबल होते हैं, उस हिसाब से कहीं ना कहीं आप जो डिस्टेंस आपको 6 घंटे में ट्रेवल करना था वो आप 3.5 घंटे में ट्रेवल कर पा रहे हैं, 4 घंटे में ट्रेवल कर पा रहे हैं। तो मैं बोलूंगा कि कहीं ना कहीं वो एक प्रीमियम सर्विस आपको मिल रही है। तो गवर्नमेंट शायद उस प्रीमियम सर्विस का हमसे एक एक्स्ट्रा चार्ज ले रही है, क्योंकि उससे आपको कहीं ना कहीं फ्यूल एफिशिएंसी भी मिल रही है। एक अच्छी रोड होने के कारण आपकी गाड़ी जो है वो अच्छा एक एवरेज भी देती है। ठीक है, आपका ये कहना कि हम इनडायरेक्ट टैक्सेस के तौर पे और डायरेक्ट टैक्सेस के तौर पे ऑलरेडी एक अच्छा टैक्स दे रहे हैं, बट अगेन हमारे माननीय श्री नितिन गडकरी जी लगातार इस पे वर्किंग कर रहे हैं। तो इसीलिए उन्होंने इसमें एक नया एड ऑन किया है कि आपको भले एक टोल के अंदर में, अभी जैसे आप 10 किलोमीटर चलते हैं और जो आदमी 2 ही किलोमीटर चल रहा है, या लाइकवाइज हम उसको 100 किलोमीटर और 80 किलोमीटर ले लें तो वो सेम टोल पे कर रहा है। तो इसमें अभी उन्होंने एक नया डेवलपमेंट किया है कि आप जितना चलेंगे सिर्फ उतना ही लगेगा। तो लाइकवाइज आगे भी उनकी प्लानिंग है कि एक समय के बाद जब ये सारी चीजें डेवलप हो जाए, एक अच्छे लेवल पे हो जाए, तो हो सकता है मे बी कि टोल को हटा दिया जाए। सर, जनता का कहना और भी बहुत कुछ है। जनता कहती है कि टैक्स हम दे रहे हैं, जीएसटी हम दे रहे हैं, लेकिन महंगाई की मार उसी तबके पर पड़ रहा है जो जीएसटी दे रहा है और बहुत अत्यधिक मात्रा में पड़ रहा है। ये क्या है सर? देखिए, जीएसटी किसी भी इस एक वर्ग के ऊपर में या एक पर्टिकुलर सेगमेंट के ऊपर में एप्लीकेबल नहीं है। जीएसटी हर एक वर्ग के ऊपर में एप्लीकेबल है। और एक लोगों की जो मानसिकता है कि हमारे से ही लिया जा रहा है, दूसरे से नहीं लिया जा रहा है, तो आप डायरेक्ट टैक्सेशन में इस चीज को बिल्कुल बोल सकते हैं कि किसानों से नहीं लिया जा रहा है, हमसे लिया जा रहा है। बट सेकेंड लेवल पे अगर हम आते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेशन पे, तो इनडायरेक्ट टैक्सेशन हर किसी वर्ग के ऊपर में एप्लीकेबल है। तो अगर एक किसान भी कोई मशीन खरीदता है या खाने के कोई आइटम खरीदता है जिसके ऊपर में जीएसटी वो पे कर रहा है, तो अमीर आदमी या मिडिल क्लास का आदमी जब खरीद रहा है तो उसको उसके ऊपर में भी टैक्स देना पड़ रहा है। तो ये वर्ग वाइज टैक्स नहीं लग रहा है। इसीलिए अगर आप बात करते हैं कि महंगाई इसके कारण बढ़ रही है, तो देखिए, इन्फ्लेशन एक ऐसी चीज है जो सिर्फ इंडिया में नहीं, थ्रू आउट ग्लोबल लेवल पर आपको देखने के लिए मिलेगी। और ये पूरा का पूरा एक इकोनॉमिक्स का सर्कल है। जो एक बार इन्फ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन होने के बाद सप्लाईज और डिमांड के बेसिस पे जो है वो एक पूरा सर्कल क्रिएट होता है। तो आज अगर इन्फ्लेशन है तो गवर्नमेंट उसके रेमेडियल एक्शंस लेती है। रेमेडियल एक्शंस लेने के बाद कोशिश की जाती है इन्फ्लेशन को कम किया जाए। बहुत अच्छी जानकारी सर। सर, देश कहता है, मोदी जी कहते हैं जीएसटी एक है, लेकिन जब हम बिल की बात करें, हम कोई चीज परचेस करते हैं, प्रोडक्ट खरीदते हैं, जो बिल हमें मिलता है उसमें 2 तरह के जीएसटी दिखाई देते हैं, सीजीएसटी और एक एसजीएसटी। इसको थोड़ा क्लियरफाई करें सर, जीएसटी की हम बात करें, अगर जैसे अगर मान लीजिए मैंने कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदा, सपोज मोबाइल खरीदा, या मैंने कोई भी टीवी खरीदा, टेलीविजन खरीदा, एलईडी खरीदा,
और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट खरीदा, मान लीजिए उसके ऊपर में 18% जीएसटी एप्लीकेबल है, तो गवर्नमेंट का ये कहना है कि 9% आप सेंट्रल गवर्नमेंट को दीजिए और 9% जिस स्टेट को आप बिलोंग करते हैं आप उसको दीजिए। अगर मैं बात करूं जीएसटी किस स्टेट गवर्नमेंट को मिलता है, तो ये बेसिकली एक कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। तो जिस स्टेट में उसका प्रोडक्शन हो रहा है उस स्टेट को ना मिलके जिस स्टेट में वो कंज्यूम हो रहा है उस स्टेट को वो मिलेगा। जैसे एक एग्जांपल, छत्तीसगढ़ में अगर मान लीजिए सीमेंट बन रहा है, तो छत्तीसगढ़ में जब वो बिलिंग होगी और महाराष्ट्र जाएगा तो छत्तीसगढ़ में बिलिंग होगी आईजीएसटी की, आईजीएसटी एट द रेट ऑफ 18%। और छत्तीसगढ़ से अगर वो सीमेंट महाराष्ट्र गया तो 28% जीएसटी एप्लीकेबल होगा, तो 14% तो सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलना है, वो फाइनल है। लेकिन जो रिमेनिंग 14% है वो किस स्टेट को मिलेगा, ये उसके कंजम्पशन के ऊपर में बेस करेगा। महाराष्ट्र से वो माल निकल के मान लीजिए मध्य प्रदेश जाता है, मध्य प्रदेश में कंज्यूम होता है, तो वो नेक्स्ट 14% आपका स्टेट गवर्नमेंट को, मध्य प्रदेश वाले को मिलेगा, ना छत्तीसगढ़ को। तो हाँ, इससे एक इफेक्ट जो आया है वो ये आया है कि जो मैन्युफैक्चरिंग राज्य हैं उनको कहीं ना कहीं इससे नुकसान हो रहा है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स को इसमें रेवेन्यू नहीं मिल रहा है, जबकि कंजम्पशन दूसरे स्टेट को हो रहा है और उस स्टेट को उसका रेवेन्यू मिल रहा है, जबकि ये होना उल्टा चाहिए था। मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स को यहाँ पर रेवेन्यू अगर मिलता तो उसके कारण हो सकता है कि उस स्टेट का ग्रोथ कहीं ना कहीं और एक अच्छे लेवल पे होता। छत्तीसगढ़ एक बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग स्टेट है, हम खनिज संपदा से संपन्न है, तो हमारे जो स्टील प्रोडक्ट्स हैं, सीमेंट प्रोडक्ट्स हैं, वो बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स में इस्तेमाल हो रहे हैं। अभी रिसेंट में जो ब्रिज बना है वो वाले ब्रिज में भी हम छत्तीसगढ़ का लोहा लगा है, जिसमें हमें गर्व है। लेकिन अगेन उसका जो कंजम्पशन हुआ है, कंजम्पशन बेस्ड टैक्स के बेसिस पे वो जो पैसा है वो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को वहां पर मिला है, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को उसके ऊपर में कोई भी पैसा नहीं मिला है। जीएसटी को लागू हुए, जीएसटी को शुरू हुए 8 साल हो गए और इन 8 सालों में कई बार संशोधन हुए हैं। सर, अभी भी गुंजाइश है संशोधन की? देखिए, संशोधन गवर्नमेंट अपनी इच्छा से नहीं करती है, ये बेसिकली जो टैक्स प्रोफेशनल्स की डिमांड है, और जो टैक्स प्रोफेशनल्स है वो भी अल्टीमेटली क्या है, बिजनेस पर्सन या जो एंड यूजर्स हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनको वो आगे फॉरवर्ड करते हैं। उसके बेसिस पे फाइनेंस मिनिस्ट्री उसको देखती है, उसको एनालाइज करती है कि क्या ये इसमें संशोधन करने से क्या नीचे बेनिफिट पास ऑन हो सकता है, या इसके कारण कोई बिजनेस को अगर प्रॉब्लम हो रही है, हार्डशिप हो रही है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, अमेंडमेंट करके उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करती है। तो अमेंडमेंट्स एक पार्ट है एग्जीक्यूशन का और इम्प्लीमेंटेशन का, ये होते ही रहेंगे। ऑल्दो पहले जिस रैंडम बेसिस पे हो रहे थे, अब उतने रैंडम बेसिस पे ये अमेंडमेंट्स नहीं होते हैं। पहले साल भर में जैसे इनिशियल एग्जीक्यूशन के बाद अगर आप देखेंगे तो 2017 में 18 में रैंडम बेसिस पे अमेंडमेंट्स होते थे, तो अब उतने रैंडम बेसिस पे अमेंडमेंट्स नहीं होते, और मैं फ्यूचर में भी बोलूंगा कि इतने रैंडम बेसिस पे अब अमेंडमेंट्स नहीं होंगे। साल भर में 2 काउंसिल मीटिंग्स या 4 काउंसिल मीटिंग्स होंगी, तो उसमें जनरल अमेंडमेंट्स होंगे। सर, मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से एक खबर फैलाई जा रही है, उड़ती है, या सच कितनी सच्चाई है इसमें आपसे जानना चाहूंगा। जीएसटी चोरी कैसे होता है और कौन कर रहा है? देखिए, जीएसटी चोरी की हम बात करें तो ये बेसिकली उन लोग करते हैं जो प्लानिंग करके गवर्नमेंट को चोट पहुंचाना चाहते हैं। ऐसे कुछ एक पर्टिकुलर पर्सन्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, ऐसे पर्सन्स के नाम पे रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं, जिसको हम बेसिकली फेक रजिस्ट्रेशन का नाम देते हैं। तो वो एक ऐसे पर्सन की आईडी से रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं, उसमें वो बोगस परचेजेस करते हैं, देन अगेन उस आईटीसी को जेन्युइन बायर्स को पास ऑन करते हैं। जेन्युइन नहीं बोला जाएगा, बेसिकली मार्केट में गलत तरीके से उसको पास ऑन करते हैं। पर चूंकि हमारे डाटा एनालिटिक्स और इसके स्पेशल सेल बने हुए हैं, वहां से उन डाटा को एनालाइज किया जाता है और उसके बेसिस पे ये ट्रैक किया जाता है कि किसने चोरी की है या कहाँ पे चोरी हो रही है, और उस रैकेट को आइडेंटिफाई करके डिपार्टमेंट उसके ऊपर में एक्शन लेता है। सो बेसिकली जीएसटी फ्रॉड्स के केसेस जब हम देखते हैं कि 250 करोड़ का, 300 करोड़ का, 400 करोड़ रुपए का, तो ये कुछ ऐसे अपवाद होते हैं जो कि जिनका इंटेंशन ही गलत होता है, और जिनका इंटेंशन होता है गवर्नमेंट के पैसे से ऐश करना और आम आदमी के पैसे से ऐश करना, जो कि एक गलत है।
इलीगल है और बिल्कुल भी ये लोगों को नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आपने सुना, जीएसटी चोरी करना आसान हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट ने इसकी सारी व्यवस्था बना के रखी है। आज नहीं तो कल आप ट्रैक किए जाएंगे और आपकी चोरी पकड़ी जाएगी, और उसके बाद की सजा भी उन्होंने बताई है सर ने कि किस तरह से उनको सजा भी दी जाती है। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ गगन जैन जी, जो जीएसटी के एक्सपर्ट हैं। इन्होंने जीएसटी के बारे में जो जानकारियां दी, उससे एक बात तो साफ है कि जीएसटी एक ऐसा टैक्स है जो सारे टैक्सों को मिला करके काफी कम रेशियो में बनाया गया है, और इससे फायदा ही है, नुकसान का कोई बात नहीं है। यदि आपको कोई दिग्भ्रमित कर रहा है कि आप जीएसटी देते हैं, बदले में आपको कुछ नहीं मिल रहा है, तो आप उनकी बातें ना सुने, आप अपना दिमाग लगाएं, क्योंकि हम जो जीएसटी दे रहे हैं उसी जीएसटी, उसी टैक्स के पैसे से गवर्नमेंट हमारे लिए सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी कर रही है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सभी दर्शकों को। थैंक यू साथी संदेश चैनल। थैंक यू। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए साथी संदेश लाइव। मैं हूं संतोष शर्मा, दुर्ग भिलाई से।